Good evening, students. In last class, we had discussed the social causes of French Revolution, and now we are going to discuss the political causes of French Revolution. What were the political causes which were responsible for the outbreak of French Revolution? So, to understand the political cause, we would have to go back in the late 18th century. France society during the late 18th century. In 1774, Louis XVI, this person is Louis XVI. He was the king of France. In 1774 he ascended the throne. ठीक है, 1774 में लुइस 16 को जो है लुइस 16 है, ठीक है, लुइस 16 को राजगद्दी मिलती है। ये किस फैमिली से थे? बर्बन फैमिली से थे, ठीक है। उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? 20 ईयर्स। क्लियर। उसके बाद ही गॉट मैरिड विद मैरी एंटोनिटी, ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस, ठीक है। इनकी शादी किससे होती है? मैरी एंटोनिटी से, जो ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस थी। दिस लेडी इज़ मैरी एंटोनिटी। क्लियर। इनसे इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ही फाउंड दी एम्प्टी ट्रेजर, जितना भी महल का ख़जाना है वो इन्हें क्या मिलता है? खाली मिलता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली। आपको यहाँ से जो है ना क्वेश्चन आता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजर, ट्रेजर खाली क्यों था, ठीक है। तो अब आपने रीज़न जो है वो ध्यान से सुनने हैं। फर्स्ट रीज़न लॉन्ग वार ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्लियर। लॉन्ग वार कब स्टार्ट हुई थी? 1756 टू 63, ठीक है, 1756 से लेकर 1763 तक। तो इस वार की वजह से भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या हुए थे? ड्रेन हुए थे। अनदर सेकंड रीज़न क्या था कि वेरी मच कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रा वेगनेंट कोर्ट एट द पैलेस ऑफ वर्साइल, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी जो पैलेस ऑफ वर्साइल था उसको मेंटेन करने में, उसको डेकोरेट करने में। थर्ड रीज़न 2 बिलियन लिवर्स डेबिट। वार की वजह से क्या हो गया था? लिवर इनकी क्या थी? करेंसी थी, ठीक है। आज के टाइम में इनकी करेंसी क्या है? यूरो है, लेकिन उस वक्त क्या थी? लिवर इनकी करेंसी थी। तो वार की वजह से कितना डेबिट हो गया था, कितना कर्ज हो गया था इनको? 2 बिलियंस, ठीक है। तो ये भी एक अनदर रीज़न था। एंड नेक्स्ट लैंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट, जो लैंडर्स इनको लोन देते थे उन्होंने क्या किया था? उस पर 10% जो है वो इंटरेस्ट लगा दिया था, ठीक है। दिस वाज दी अनदर रीज़न। एंड लास्ट वन वाज फ्रांस हेल्पेड 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ठीक है। ये अमेरिकन कॉलोनीज़ हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है। इन कॉलोनीज़, ये अमेरिका की कॉलोनीज़ हैं, इनकी हेल्प की फ्रांस ने टू गॉट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। तो दिस वाज दी अनदर रीज़न फॉर एम्प्टी ट्रेजर। तो दीज वर दी 5 रीजन्स फॉर दी एम्प्टी ट्रेजर। क्लियर। फ्रांस हैड डेबिट मोर देन 1 बिलियन लिवर एंड देयर आर ऑलरेडी 2 बिलियन लिवर्स, ठीक है। 10% इंटरेस्ट, ये मैंने आपको, और दूसरा जितने भी जो देखो अब ये आर्मी है, ये महल है ना, इन चीज़ों को डेकोरेट करने में, मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा। एंड अनदर रीज़न वाज टू मेंटेन द आर्मी एंड देन द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, ठीक है।
ये देखो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स, तो इनको भी मेंटेन करने में, एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा था। उसकी वजह से ही फाउंड एम्प्टी ट्रेजर। तो आई होप कि आपको सारे रीज़न क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा कि लॉन्ग वार ड्रेन दी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिर हमने पढ़ा वेरी मच कॉस्ट टू मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल। पैलेस ऑफ वर्साइल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। देन हमने पढ़ा फ्रांस हेल्प्ड 13 कॉलोनीज़। फ्रांस ने 13 कॉलोनीज़ की, अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी इंडिपेंडेंस लेने के लिए, है ना, ब्रिटेन से। और फिर 2 बिलियंस तक जो है वो उनको क्या हो गया था, डेबिट हो गया था। और लास्ट वन हमने पढ़ा 10% इंटरेस्ट जो है वो लोन पे लगा दिया गया था, किसके द्वारा, मनी लेंडर्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जल्दी से आप इसका स्लाइड्स को देख लेंगे। Louis XVI came into the power in 1774 and found the empty treasure. Long year of the war had drained the financial resources of the France. ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको समझा दी सारी। Under the Louis XVI, France helped the 13 American colonies to gain their independence from the common enemy Britain, which added more than billions livres to a debt that had already risen more than 2 billion livres. ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द अमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल आल्सो कॉस्ट ए लॉट। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी उसको मेंटेन करने में। फिर टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, यूनिवर्सिटीज़, स्टेट्स एट्सेट्रा। तो इन चीज़ों को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। दिस वाज द अनदर रीज़न फॉर द एम्प्टी ट्रेजर। ठीक है, तो ये थे आपके पॉलिटिकल काजेस। क्लियर। अब जो है हम क्या पढ़ेंगे, सोशल काजेस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, लेट्स मूव टूवर्ड द सोशल काजेस। Students, social causes we have already covered, and then now we will discuss the economic causes of the French Revolution. ठीक है, इकोनॉमिक causes क्या थे? Subsistence crisis. Subsistence crisis का क्या मीनिंग होता है? Subsistence crisis is situation where the daily necessities came into endangered। ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन सोसाइटी में रेज हो जाती है जहां आपको डेली नेसेसिटीज़ भी नहीं मिलती हैं। ठीक है, उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। जैसे खाने के लिए खाना नहीं मिलेगा, पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, तो दिस सिचुएशन इज़ नोन एज दी सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो सोसाइटी में सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन रेज हो गई थी। ठीक है, इस वजह से भी लोग क्या थे, तंग आ गए थे। ठीक है, देन द स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, अब देखो वो क्या हो गया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो रेज हो गई थी। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस ग्रू एंड द सो डिड द डिमांड फॉर द ग्रेन, द गैप बिटवीन द रिच एंड द पोर वाइडेंड, दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गई थी और उसकी वजह से क्या हो गया था, ग्रेन्स के लिए जो डिमांड थी वो भी बढ़ती जा रही थी, है ना। तो रिच और पोर के बीच में जो गैप था वो दिन ब दिन क्या हो रहा था, वाइड हो रहा था। तो दिस लेड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस की सिचुएशन जो थी वो रेज हुई थी। ठीक है, ये आपको देख रहा होगा, स्ट्रगल टू सर्वाइव, लोग किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइव होने के लिए। ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट वर द रीजंस फॉर द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस की ये सिचुएशन रेज क्यों हुई वहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा कि पॉपुलेशन बढ़ गई थी। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी, जिसकी वजह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस की हालत जो है वो बनी थी। द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस रोज अबाउट द 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। 23 मिलियन जो थी वो 1715 में थी, लेकिन वहीं वो ही पॉपुलेशन 28 मिलियन हो जाती 1789 में। तो दिस वाज द फर्स्ट रीज़न फॉर द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। क्लियर। नाउ
This increased the demand for the food grain. However, the production could not keep pace with द डिमांड विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द फूड ग्रेन। ठीक है, अब देखो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पॉपुलेशन कुछ खाएगी, है ना। अब लोग बढ़ रहे हैं तो वो कुछ खाएंगे, तो खाने के लिए फूड ग्रेन्स जो हैं वो प्रोडक्शन जो थी वो एज इट इज़ थी, जितनी थी उतनी ही थी, लेकिन जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ती जा रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, द प्राइसेस ऑफ द ग्रेन्स इंक्रीज्ड। ठीक है, फूड ग्रेन्स के जो प्राइसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए, इसकी वजह से भी सब्सटेंस क्राइसिस की सिचुएशन वहाँ पे रेज हुई। ठीक है, नेक्स्ट, most workers work as a labor in the workshop and they didn't see increase in their wages। जो लोग वर्कशॉप पे काम करते थे वो भी अपनी वेजेस को इंक्रीज़ होता हुआ नहीं देख रहे थे। ठीक है, इंक्रीज़ नहीं हो रही थी। दिस वाज द अनदर सोशल रीज़न फॉर द सब्सटेंस क्राइसिस। सिचुएशन बिकम वर्स whenever the droughts or the hail reduce the हार्वेस्ट। सिचुएशन वर्स उस वक्त हो जाती थी जब नेचुरली भी, अब वो तो देखो वो तो क्या था कि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लेकिन अगर नेचुरली भी क्या होता था कि ड्रॉट्स या हेल वगैरह की सिचुएशन बन जाती थी तो उससे उनकी पकी हुई फसल भी तबाह हो जाती थी। तो या फिर हेलिंग वगैरह, जैसे देखो ओले गिरना है ना, या फिर ड्रॉट्स मतलब सूखा पड़ जाना, उसकी वजह से जो है फसल ना लगती थी ना कटती थी। तो दिस वाज दी अनदर रीज़न फॉर द सब्सटेंस क्राइसिस इन फ्रांस। ठीक है, next, this led to the scarcity of the food grains or the substance crisis which started the occurring frequently during the old regime। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि स्कैरसिटी ऑफ फूड ग्रेन, मतलब कि फूड ग्रेन की कमी होने लगी, और द सब्सटेंस क्राइसिस विच स्टार्टेड अकरिंग फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द ओल्ड रजीम। ओल्ड रजीम में ये सब्सटेंस क्राइसिस की जो है वो सिचुएशन रेज हुई। ठीक है, तो इन सब कारणों की वजह से जो है लोग परेशान थे। ठीक है, मतलब ये अब इवेंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो धीरे धीरे वो क्या तब्दीली चाहते थे, है ना, वो चेंज चाहते थे। अब देखो आप और कुछ इवेंट्स को समझोगे और उसके बाद आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन किस तरीके से होता है, हर चीज़ को आपने जोड़ते जाना है। ठीक है, कि किस तरीके से मतलब हर चीज़, हर इवेंट जो है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और देन फिर क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो आउटब्रेक होता है। ठीक है, अब इसके बाद लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इवेंट क्या हैपन होता है, द ग्रोइंग ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, ये मिडिल क्लास क्या थी, अब जो आपने 3 क्लासेस पढ़ी थी उसमें से जो थर्ड क्लास थी पीसेंट्स, है ना, तो पीसेंट्स में से ही एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या कह लो सोशल ग्रुप जो कि प्रॉस्पेरस हो जाता है, एजुकेटेड हो जाता है, और इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, मिडिल क्लास। ठीक है, द 18th century witnessed the emergence of social group termed the middle class who earned their wealth through the overseas trade from manufacturing of the goods and the professions। ठीक है, अब ये कैसे होता है, ये प्रॉस्पेरस थोड़ा सा रिच और थोड़ा सा एजुकेटेड कैसे होता है, तो रिच कैसे होता है, ओवरसीज ट्रेड, देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड देन प्रोफेशंस। ठीक है, मतलब कि कुछ लॉयर्स हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ ट्रेड कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करके ये क्या करते हैं, प्रॉस्पेरस होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि दिस क्लास एजुकेटेड क्लास है ना, या दिस सेक्शन वाज द एजुकेटेड सेक्शन, और फिर ये क्या डिमांड करते हैं कि नो ग्रुप इन दी सोसाइटी शुड बी प्रिविलेजेस बाय बर्थ, के सोसाइटी में कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि प्रिविलेजेस को एंजॉय करे बाय बर्थ, बट क्या होना चाहिए, प्रिविलेजेस शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। अगर किसी को कोई भी ऑफिस देना है, किसी को कोई भी पोजीशन देनी है, तो वो किस बेस पे दी जाएगी, मेरिट बेस पे दी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये चीज़ें इन्होंने सीखी कहाँ से, है ना, क्वेश्चन आता है कि ये एजुकेटेड हुए, इस चीज़ की डिमांड करने लगे, तो कहाँ से, दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय द वेरियस फिलोसफर एंड बिकम the matter of talk intensively of these classes in salons,
कॉफ़ी हाउसेस एंड स्प्रेड अमंग द पीपल्स थ्रू द बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। ठीक है, मतलब उस समय पर फिलासफर्स जो थे, चाहे हम जॉन लॉक की बात कर रहे हैं, चाहे हम रूसो की बात कर रहे हैं, चाहे हम हॉब्स की बात कर लें, प्लेटो की बात कर लें, मतलब ये जितने भी थे, है ना, तो इन फिलासफर्स के आइडियाज़ को ये जो एजुकेटेड सेक्शन थी इन्होंने पढ़ा, और फिर इन जो आइडियाज़ थे इन पे डिस्कशन होती थी, चाहे सैलून्स में, चाहे कॉफ़ी हाउसेस में, और फिर ये आइडियाज़ जो हैं इन्होंने स्प्रेड किए थ्रू बुक्स, थ्रू न्यूज़पेपर, पूरी सोसाइटी में। ठीक है, क्लियर। इस तरीके से इन्होंने ये डिमांड करना शुरू किया। ठीक, उसके बाद द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ग्रांटिंग ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द पोलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंडिविजुअल को राइट दिए गए थे ड्यू टू द पोलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नाउ फिलासफर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन रेवोल्यूशन। अभी हमने देखो फिलासफर का तो कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया कि जितने भी फिलासफर थे, जो उनकी फ़िलासफ़ीज़ थी उनको लोगों ने पढ़ा, और फिर उनको पढ़ करके उनसे वो इंस्पायर्ड हुए, और फिर जो है किंग से क्या डिमांड करने लगे, राजा से डिमांड करने लगे कि सोसाइटी में ऐसी कोई भी सेक्शन नहीं होनी चाहिए जिसको आप प्रिविलेजेस जो है वो बाई बर्थ दो। ठीक है, प्रिविलेजेस देने चाहिए, लेकिन किस बेस पे, मेरिट बेस पे। तो जॉन लॉक की बुक है टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट इन विच ही क्रिटिसाइज द डॉक्ट्राइन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें ये किसको क्रिटिसाइज करते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन। ठीक है, मतलब क्या कहा जाता था, जैसे कि मोनार्क को जो है भगवान ने राजा बनाया है, इस तरीके से सोसाइटी में जो आइडियाज़ हुआ करते थे, तो इस चीज़ को ये क्रिटिसाइज़ करता था। फिर ये एब्सोल्यूट राइट कि राजा की जो अनलिमिटेड पावर है ना, एब्सोल्यूट पावर है, इस चीज़ को भी ये क्रिटिसाइज़ करता है किसमें, अपनी बुक टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद जॉन जैक्यूज रूसो रिटन दी बुक नेम दी सोशल कंट्रैक्ट। रूसो ने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था सोशल कंट्रैक्ट। इसमें ये क्या कहते हैं, रूसो कहते हैं कि इन विच ही प्रपोज्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द सोशल कंट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। वो कहता है कि ये मोनार्किकल रूल नहीं होना चाहिए, बट क्या होनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में साइन होगा, पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। देन मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया कि रिटन ए बुक नेम द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इनकी बुक का नाम क्या था, द स्पिरिट ऑफ द लॉज, इन विच ही प्रपोज द डिवीजन ऑफ द पावर विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। उसने कहा कि जो पावर है, जो मोनार्किकल रूल है ना, एक ही राजा सारी पावर को एंजॉय कर रहा है, उसने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए, पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसने कहा कि पावर्स को जो है डिवाइड कर दो, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। ठीक है, तो दीज वर द इवेंट्स। एंड अब क्या होता है, इन सब इवेंट्स के बाद जो लुइस 16 है ना, लुइस 16 अगेन क्या करते हैं, टैक्सेस बढ़ाने की बात करते हैं। ठीक है, लुइस 16 क्या करते हैं, टैक्स बढ़ाने की बात करते हैं, अगेन टू मीट द डेली एक्सपेंसेस। अब देखो वो डेबिट हो गया था, वो जो एम्प्टी ट्रेजर था उसकी वजह से, ये तमाम चीज़ों के बाद वो अगेन किस बात पर ध्यान देते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, अगेन टैक्सेस को बढ़ाना चाहिए टू मीट दी डेली एक्सपेंसेस। और यहाँ से ही जो है वो आउटब्रेक ऑफ दी रेवोल्यूशन होता है। जब ये एक्सपेंसेस बढ़ाने की बात करते हैं तो उसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, कि आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन कैसे ये एक्सपेंसेस जो मीट करने के लिए उसने बोला कि हमें जो है टैक्सेस बढ़ा देने चाहिए या टैक्सेस इंक्रीज़ कर देने चाहिए, तो किस तरीके से वही कारण बन जाता है किसका, आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।